नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिखवाल ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कोरोना महामारी के इस भयंकर विकट दौर में आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ठीक है, अब तो साथियों हम शुरू करते हैं व्याकरण के अध्याय संधि के बारे में। ठीक है, चलिए साथियों, ज्ञान विहार क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करने में, अपने मित्रों साथियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कोताही ना करें। उनके लिए भी निश्चित रूप से ये वीडियो लाभदायक हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि अध्याय के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधि क्या है, इसकी जो आधार भूमि है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। इसका जो पहला प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि संधि का मूल आलंबन क्या है। संधि का मूल आलंबन क्या है। ठीक है, संधि का मूल आलंबन क्या है। मित्रों, इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो होते हैं सामान्यतः गाइडों में नहीं बताए जाते हैं। कक्षाओं में भी मैंने अब तक जितने जो हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के जो वीडियो देखे हैं, फैकल्टी के जो वीडियो देखे हैं, उनमें भी वो सीधे संधि की परिभाषा से ही शुरू करते हैं। इसकी जो आधारशिला है, आधार भूमि है, संधि का मुख्य आधार क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। और बहुधा हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे कुछ टिपिकल प्रश्न ज़रूर पूछ लेते हैं और हम केवल इन शब्दों के खेल पर अटक जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आलंबन शब्द का मूल अर्थ, सरल अर्थ क्या होता है। आलंबन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि संधि का मूल आधार या मुख्य आधार क्या है। तो साथियों, ऐसा सवाल पूछ करके आपको 4 विकल्प इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। वर्ण, अक्षर, मात्रा, ध्वनि, स्वर। इन पांचों में से मैंने 5 विकल्प दिए हैं। इन्हीं पांचों में से कोई 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, मान लें कि हमें ये 4 विकल्प हमें मिले हैं, अक्षर, मात्रा, स्वर और ध्वनि। ठीक है, अब इनमें से संधि का मुख्य आलंबन क्या है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही एक कठिन प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि संधि का मुख्य आधार होता है ध्वनि। ठीक है, संधि जो होती है वहाँ होती है जहाँ मूल ध्वनि में विकार आता है, मूल ध्वनि में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो संधि का जो मुख्य आलंबन होता है वो होता है ध्वनि। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हो सके किसी उच्च श्रेणी की प्रतियोगी परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ लें। ठीक है, तो संधि का जो मूल आलंबन है वो होता है ध्वनि। हमें अक्षर पर नहीं जाना है, मात्रा पर नहीं जाना है, स्वर पर नहीं जाना है, वर्ण पर भी नहीं जाना है। ठीक है, कई बार विद्यार्थी यूँ भ्रमित हो जाते हैं कि संधि में तो वर्णों का मेल होता है, तो क्या पता वर्ण ही संधि का मूल आलंबन हो जाए। वर्ण संधि का मूल आलंबन नहीं होता है। संधि लेखन का विषय नहीं है, संधि उच्चारण का विषय है। संधि लेखन में नहीं होती है, संधि वहाँ होती है जहाँ हम उच्चारण करते हैं। और उच्चारण करते हैं तो कई बार कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो परस्पर सन्निकट आकर के और एक नई ध्वनि में रूपांतरित हो जाती है। और जहाँ 2 ध्वनियाँ मिलकर एक नई ध्वनि में रूपांतरित होती है वहीं पर संधि होती है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी ये बात। संधि का मुख्य आधार क्या होता है, ध्वनि होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में आगे कि किसी भी वर्ण के साथ में स्वर का योग किस रूप में होता है। किसी भी वर्ण के साथ स्वर का योग किस रूप में होता है। वर्ण का मतलब यहाँ पर व्यंजन है। किसी भी व्यंजन के साथ हम स्वर का योग किस रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो साथियों, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर का योग हमेशा मात्रा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, मात्रा के रूप में होता है। सवाल इस प्रकार के भी आपको दिए जा सकते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर का योग किस रूप में होता है। विकल्प में आपको वही 4 विकल्प दे सकते हैं, वर्ण, अक्षर, मात्रा, स्वर।
ठीक है। तो हमें किस विकल्प को चुनना है? व्यंजन के साथ में स्वर का योग पूछा गया है तो वो हमेशा किस रूप में होता है? मात्रा के रूप में होता है। साथियों, हमें मालूम है कि स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 निर्धारित की गई है। कितनी संख्या निर्धारित की गई है? 11। और वो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो साथियों, ये कुल 11 स्वर होते हैं और इन 11 स्वरों की 11 मात्राएं होती है। बहुधा लोग ये बताते हैं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब अ स्वर की कोई मात्रा होती ही नहीं है तो फिर हम हलंत क्यों हटाते हैं? किसी भी वर्ण के साथ में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक व्यंजन लिखा है क, और इसके साथ में अब मुझे अ स्वर का योग करना है, तो अब अगर कुछ लोगों के बताए गए उन धारणाओं के अनुसार अगर मैं चलूं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो ये जो हल वर्ण है वो हल ही रह जाएगा। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता है, अ की मात्रा होती है। और अ की मात्रा होने का संकेत मात्र यही है कि वर्ण के नीचे जो ये हम हल का जो एक चिन्ह लगाते हैं, ये जो चिन्ह है हट जाता है और वर्ण पूर्ण रूप से लिखा जाता है। तो इस प्रकार अब ये क वर्ण पूरा हो गया है। केवल व्यंजन उच्चारण के योग्य नहीं होते हैं, किसी भी व्यंजन को उच्चारण योग्य बनाने के लिए उनके साथ में स्वरों का योग करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्वर अगर आ होता तो यहाँ क के स्थान पे हम आ की मात्रा लगा के का बना देते, अगर क के साथ में ई होता तो हम की बना देते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्वर यहाँ आएगा संबंधित स्वर की मात्रा उस व्यंजन के साथ में लग जाएगी। ठीक है, तो ये मात्राएं कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, हम इन मात्राओं के बारे में भी हालांकि आप परिचित हैं, मगर कुछ विद्यार्थी जो पहली बार संधि पढ़ रहे हैं, पहली बार जिनका हिंदी से साक्षात्कार हो रहा है, हो सकता है वो विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझ पाएँ। तो मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा ये जो मात्राएँ हैं इनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं मात्राओं के बारे में। तो अ की वस्तुतः कोई पृथक मात्रा नहीं होती है, लेकिन वर्ण के नीचे का जो एक हलंत का यानी हल का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह हट जाता है। और आगे जो मात्राएं हैं, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा हो जाती है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी मात्राएं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अच्छी तरह से इन मात्राओं को एक बार देख लें और अपने लेखन में इन मात्राओं की शुद्धि का पूरा अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास के मात्राओं की शुद्धि नहीं हो सकती। संधि लेखन में सबसे ज़्यादा जो महत्व रखने वाली चीज़ है वो ये मात्राएं ही है। यदि हमें मात्राओं का अच्छा ज्ञान है, किस स्वर की क्या मात्रा होगी, यदि हम इससे अच्छी तरह से परिचित हैं तो संधि अध्याय हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो साथियों ये हो गया संधि का मूल आलम्बन। जैसा मैंने आपको बताया संधि का मूल आलम्बन क्या है, तो संधि का मूल आलम्बन ध्वनि है। किसी भी वर्ण के साथ में स्वर का योग किस रूप में होता है, तो किसी भी वर्ण के साथ स्वर का योग हमेशा इन मात्राओं के रूप में होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और उन 11 स्वरों की 11 मात्राएं जो नीचे दी हुई है इन्हें एक बार देखें, अच्छी तरह से इनको समझें। फिर भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी उस कठिनाई से अवगत ज़रूर करवाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि संधि उच्चारण का विषय है, लेखन का विषय नहीं है, तो थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि संधि जो है वो उच्चारण का विषय कैसे है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है 5। यहाँ पर मैं आपको संधि के किसी नियम की ओर नहीं ले जाऊँगा, मैं आपको एक व्यावहारिक तरीके से बताऊँगा कि ये ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है। तो मैंने पहला शब्द लिखा है 5, दूसरा शब्द मैंने लिखा है 7। साथियों, जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब तक इसको कहेंगे 5, इसको कहेंगे 7।
स्पष्ट रूप से हम उच्चारण करते हैं, हर वर्ण का, हर ध्वनि का हम स्पष्ट उच्चारण करते हैं। अब देखिए कि संधि में क्या होता है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों शब्दों को एक साथ बोलना है, बिना बीच में विराम लिए हमें इन दोनों शब्दों का उच्चारण करना है। तो जो 5 और 7, इन दोनों शब्दों को जब हम बोलते हैं तो हमारा उच्चारण होता है 5-7, यानी कि यहाँ पर जो च की ध्वनि है ये स्पष्ट रूप से उच्चारित नहीं होती है। इस च का उच्चारण हम अनुस्वार के अनुनासिक के रूप में कर देते हैं, तो हमारा जो उच्चारण है वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है 5-7। ठीक है, 5-7। तो ये जो अनुस्वार के रूप में हमने इसका जो उच्चारण किया है वो वर्ण च ही है। ठीक है, जब तक हमने इन शब्दों को स्वतंत्र रखा, इनका उच्चारण स्पष्ट था। जब हमने इन दोनों शब्दों को एक साथ उच्चारित किया तो उच्चारण में एक थोड़ा सा जो परिवर्तन आ गया है। आप देख सकते हैं वो परिवर्तन कहाँ आया है। आप ऐसे बहुत से उदाहरणों को लेकर के और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको संधि से जुड़े हुए जो बहुत सी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको स्वतः धीरे धीरे मिलने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधि जो है वो वाचन का विषय है, लेखन का विषय नहीं है। ठीक है, संधि उच्चारण में होती है, वर्ण लेखन में संधि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैं बात करता हूं कि संधि अध्याय में हमारे सामने परीक्षाओं में किस प्रकार की समस्याएं अक्सर आती है। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आप तरह से समझने की कोशिश करें कि उदाहरण कितने समान होते हैं। लगता है हर शब्द में संधि है, लेकिन कुछ शब्दों में होगी, कुछ शब्दों में नहीं होगी। ये सब कुछ कैसे होगा ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखूँगा। ठीक है, आप इस तरह एक्सप्लेन में आपको सब कुछ ही रहा हूँ। तो मैंने जो पहला शब्द लिखा है वो लिखा है मुक्ताकाश। आप कोशिश करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दूसरा शब्द मैंने लिखा है मुक्तात्मा। ठीक है, दूसरा शब्द मैंने लिखा है मुक्तात्मा। तीसरा शब्द मैंने लिखा है मुक्ताहार। ठीक है, और चौथा शब्द मैंने लिखा है मुक्तावली। आपने मन में प्रयास किया किस शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा। हो सकता है आपके और मेरे विचारों में थोड़ी सी विभिन्नता आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि ये परिवर्तन क्या आता है। आपने किसी शब्द का संधि विच्छेद अभी तक क्या सोचा और वास्तविक रूप से उसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं। तो साथियों हो सकता है बहुत मित्रों ने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर अनुमान लगाया होगा। मुक्ताकाश का संधि विच्छेद होगा मुक्त प्लस का संधि विच्छेद है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दूसरा जो शब्द हुआ है वो है मुक्तात्मा। तो मुक्तात्मा संधि विच्छेद जैसा कि आपने अनुमान किया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपने सही अनुमान किया होगा। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वो हो जाता है मुक्त प्लस आत्मा। ठीक है, अपना तीसरा शब्द मुक्ताहार, इसका संधि विच्छेद। तो हो सकता है लोगों का अनुमान गलत निकल जाए, हो सकता है मित्रों का अनुमान सही भी निकल जाए। एक बार देख लें, शब्द है मुक्ताहार। तो हो सकता है अब मैं यहाँ पर थोड़ा को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस शब्द को मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, मुक्तावली। ठीक है, चलिए अब मुक्ताहार की मैं बात करूं कि आपने क्या सोचा होगा। आप में से कुछ मित्रों ने पहला शब्द मुक्त सोचा होगा, तो कुछ विद्यार्थियों के मन में मुक्ता का भी ख्याल आया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे। तो मुक्त प्लस आहार, कुछ विद्यार्थियों ने संधि विच्छेद मुक्ताहार का ये सोचा होगा। मुक्त प्लस आहार, मुक्ताहार, त में अ है, आहार में आ है, अ प्लस आ जुड़कर दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। चलो ठीक है, मुक्ताहार में भी आपने ऐसा ही सोचा होगा, मुक्ता प्लस आहार। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार के। अब मैं आपको यहाँ पर एक और तीसरा विकल्प देता हूँ, हार। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो साथियों, संधि शब्द में मैं यहाँ इन उदाहरणों के द्वारा आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कई बार संधि विच्छेद करने के लिए हमारे सामने कोई शब्द आते हैं तो हम बिना कुछ उनके अर्थ पर विचार किए हुए हम उन शब्दों को केवल दो टुकड़ों में बांट देना ही संधि का अपना धर्म समझते हैं और इतना ही अपना कर्तव्य समझ करके और इतिश्री कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने ये जो है सही किया है। ठीक है, तो थोड़ा उस चीज़ को लेकर के हम यहाँ स्पष्ट हो लें। ठीक है, तो इसका मुक्त प्लस आहार, तो ज़रा आप इसके अर्थ पर एक बार विचार करके देखिए कि क्या सृष्टि का कोई प्राणी आहार से मुक्त हो सकता है? आप पाएंगे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मुक्त प्लस आहार इसका सही संधि विच्छेद नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुक्ता प्लस आहार। तो मुक्ता का अर्थ होता है मोती और आहार का मतलब आप समझते ही हैं भोजन। ठीक है, तो क्या मोती भी किसी का आहार हो सकता है? क्या मोती भी कोई खा सकता है? तो साथियों, आप देखोगे कि मोती एक खाने की वस्तु, खाद्य वस्तु नहीं है, तो हम इसको भी पाएंगे कि ये भी इसका सही संधि विच्छेद नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा विचलन हो जाए कि अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा मुक्ता प्लस हार। ये इसके दो सही खंड होंगे, लेकिन ये इसका संधि विच्छेद नहीं है। हम इसको संधि विच्छेद नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मुक्ता यानी मोती और हार का मतलब माला, लड़ी, श्रृंखला। ठीक है, तो मोतियों का हार, ये इस प्रकार से इसका अर्थ निकल जाता है। ठीक है, और अंतिम जो पद है मुक्तावली, कई बार विद्यार्थी यहाँ पर भी भ्रमित हो जाते हैं मुक्तावली के संधि विच्छेद को लेकर के, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा इसका। तो कुछ विद्यार्थी मुक्त प्लस अवली को चुनते हैं, कुछ विद्यार्थियों के मन में मुक्त प्लस आवली भी आया होगा। ठीक है, मुक्त प्लस अवली आप देखोगे, अवली का मतलब होता है पंक्ति, लड़ी, श्रृंखला। ठीक है, तो इस प्रकार तो मुक्त प्लस अवली अर्थात पंक्ति से रहित हो गया, तो फिर पंक्ति शब्द का प्रयोजन ही निर्मूल हो जाता है। तो ये विकल्प इसका सही संधि विच्छेद नहीं हो सकता। हम कब बात करते हैं मुक्त प्लस आवली, तो आवली वस्तुतः कोई शब्द होता भी नहीं है, ये व्याकरणिक दृष्टि से ही गलत शब्द है। तो अब आपका ध्यान ये जाएगा कि मुक्त नहीं, तो यहाँ पर मुक्ता बताया है, तो हो सकता है मुक्ता प्लस अवली हो जाए। ठीक है, तो मुक्ता प्लस अवली इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। मुक्ता का मतलब मोती और अवली का मतलब लड़ी, माला, श्रृंखला। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है मुक्ता प्लस अवली यानी मोतियों की माला। अब इस प्रकार के यही 4 विकल्प देकर के और परीक्षा में आपको सवाल ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में संधि नहीं हुई है, निम्न में से किस विकल्प में संधि नहीं हुई है। तो साथियों, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो आपके लिए काफ़ी कठिन हो सकते हैं, आपको सोचने में भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इनको अब हम अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे हुई है। आशा करता हूँ आपके समझ में तो आ गया होगा और आपने सही उत्तर भी चुन लिया होगा कि किस विकल्प में संधि नहीं हुई है। तो आपका विचार बिल्कुल सही है। इसमें जो मुक्ताहार शब्द है इसमें संधि नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प दीर्घ संधि का नहीं है। तो हमने देखा मुक्ताकाश, मुक्त प्लस आकाश, मुक्तात्मा, मुक्त प्लस आत्मा और मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली। इन सभी में अ प्लस आ का योग हो रहा है, तो इन सब में दीर्घ संधि हो रही है। लेकिन मुक्ताहार में मुक्ता प्लस हार केवल शब्दों का संयोग हो रहा है, संधि नहीं हो रही है। तो साथियों, अब आपके सामने एक और नया शब्द आया है, संयोग। तो ये संयोग क्या है? साथियों, शब्दों को जोड़ने के व्याकरण में 2 प्रक्रियाएं होती है। शब्द संधि के द्वारा भी जोड़े जाते हैं, शब्द संयोग के द्वारा भी जोड़े जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना सा है कि जब संधि के द्वारा हम शब्दों को जोड़ते हैं तो मूल ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, दोनों शब्दों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, प्रथम ध्वनि जो है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक नई ध्वनि हमारे सामने आ जाती है। तो संधि में तो ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है, मगर संयोग में किसी प्रकार का ध्वनियों में विकार नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि संधि वहाँ होती है जहाँ ध्वनियों में परिवर्तन होता है और संयोग वहाँ होता है जहाँ ध्वनियों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ मुक्ताहार में आपने देखा
कि स्वतंत्र रूप से दो शब्द हैं, पहला शब्द मुक्ता और दूसरा शब्द हार। जिस रूप में हमने इन खंडों को लिखा है, जोड़ करके भी हम इनको इसी रूप में पढ़ते हैं, तो इनमें कोई संधि नहीं हुई है। मुक्ताहार शब्द में जो है वो क्या हुआ है, संयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि और संयोग का जो अंतर है वो भली प्रकार से समझ लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो संधि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा, ठीक है, किसकी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, संधि की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो साथियों, संधि की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, आप में से कुछ विद्यार्थी परिभाषा के बारे में, संधि की परिभाषा के बारे में जानते होंगे, सामान्य जानकारी रखते होंगे संधि के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा उसको और आगे ले चलता हूँ, आगे और बता देता हूँ कि संधि की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। एक बार और अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें, और ज़रूरत हो अगर आप साथ में किताब या कोई कॉपी लेकर के बैठे हैं और अगर आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते करते आप उसकी परिभाषा को भी लिख लें। मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो संधि की परिभाषा क्या हो जाती है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संधि की परिभाषा। वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। किताबों दो या दो से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं, जो ये एक शब्द की संधि 3-3, 4-4 खंडों में भी हो सकती है, तो उसी के आधार पर ये चीज़ लिखा गया है। बाकी सामान्यतः न्यूनतम रूप से अगर हम बात करें तो वर्ण होना ज़रूरी है संधि के लिए, एक वर्ण की कभी कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब ये ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है, हम थोड़ा इसको भी समझ लें। तो मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये संकेत लिखा है, अब इस संकेत से आप क्या पढ़ते होंगे, निश्चित रूप से मेरा अनुमान सही है, ई का उच्चारण आप इस संकेत से करते हैं। और उसके बाद में मैं एक और संकेत लिखता हूँ, ये, ठीक है, इसको हम अ रूप में उच्चारित करते हैं। अगर हम अलग अलग बात करें तो हम इसको ई के रूप में पढ़ते हैं, इसको अ के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं, ई और अ के बीच में किसी प्रकार का विराम लिए बिना जब हम इन दोनों का उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो उच्चारण है वो इस प्रकार होगा, ई प्लस अ, य, यानी कि ये जो आंशिक रूप से जो ये य है, इस य का उच्चारण हो जाता है। तो ई एक अलग ध्वनि थी, अ एक अलग ध्वनि थी, दोनों ध्वनियाँ परस्पर निकट आई, संयुक्त हुई और संयुक्त होकर के एक नई ध्वनि में रूपांतरित हो गई, और इसी ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि में सर्वत्र इसी प्रकार के जो विकार हैं वो आते हैं, स्वरों के साथ में भी और व्यंजन वर्णों के साथ में भी। व्यंजन वर्ण का भी एक उदाहरण आपको बता दूं मैं, ये मैंने लिखा है क, ठीक है, और इस क के साथ में मैं जोड़ता हूँ अ, ठीक है, और क के साथ में मैं यहाँ जोड़ता हूँ अ। अब आपने फिर सोचा होगा कि ये दो बार क के साथ अ जोड़कर कौन सा नया तीर मार लेंगे। ठीक है, तो साथियों, मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा बैक ले चलता हूँ। मैंने आपको संधि और संयोग दो शब्दों के बारे में जानकारी दी थी, दोनों चीज़ों के बारे में, तो वही दो चीज़ें हमारे सामने आती है। सामान्य रूप से क के साथ में जब हम अ को जोड़ते हैं तो इस क व्यंजन के साथ में जो कि हलंत है, अभी ये नीचे हल का जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, क और अ का जब योग करते हैं तो वर्ण बनता है क। ठीक है, ये स्थिति आती है संयोग में, ये स्थिति किस में आती है, संयोग में। तो संयोग में मैंने आपको बताया था किसी प्रकार का ध्वनि परिवर्तन नहीं आता है, जो व्यंजन है उसके साथ में स्वर उसी मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। अगर यहाँ आ होता तो हम यहाँ का लिखते, ई होता तो की लिखते, वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं संधि के विषय में। तो संधि के विषय में जब क के साथ हम अ को जोड़ेंगे तो क प्लस अ जुड़कर ग हो जाता है।
ठीक है, क प्लस अ जुड़कर क्या हो जाता है, ग हो जाता है। कई विद्यार्थियों के मन में ये भ्रांति आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं एक उदाहरण लिख दूं, दिक प्लस अंबर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि दिक में जो क हलंत है और आगे जो अ है, इन दोनों वर्णों को जब हम जोड़ करके पढ़ते हैं तो शब्द आता है दिगंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क है और बाद का जो अ है, ये दोनों मिलकर के ही किस रूप में परिवर्तित हो गए, ग के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार क प्लस अ जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में जब संधि होगी तो क्या होगा, ग हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हुई है, ये क्या हुई है, संधि हुई है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से आप संयोग और संधि के बीच का अंतर समझ गए होंगे और व्यंजनों के साथ में स्वर के आने से ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है वो भी अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बारे में। ठीक है, संधि की परिभाषा एक बार आप वापस देख लें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बारे में कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो मूल रूप से जो संधि के भेद हैं, तीन होते हैं। मूल रूप से संधि के भेद कितने होते हैं, तीन। ठीक है, तीन भेद होते हैं। सामान्य जानकारी रखने वाले विद्यार्थी को मालूम है कि वो तीन भेद कौन कौन से होते हैं। मैं लिख देता हूँ। पहला भेद होगा स्वर संधि। ठीक है, दूसरा भेद हो जाएगा व्यंजन संधि तथा तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन संधि के मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सामान्य रूप से हम इन भेदों को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि संधि के दो पद होते हैं। एक पहला पद होता है, एक प्लस के बाद का पद होता है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ये इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो है वो कई बार परीक्षाओं में, प्रश्नों में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का थोड़ा सा कि जो पद पहले होगा उसको पूर्व पद कहेंगे, जो पद बाद में होगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बारे में। तो साथियों, संधि का जो पूर्व पद यानी जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, कोई स्वर होगा। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। संधि कहाँ होती है, संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो संधि, तो साथियों हमने स्वर संधि के भेद तक ये पढ़े हैं। स्वर संधि के जो 5 उपभेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, यहाँ तक हमने पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक का जो ये पूरा पार्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम स्वर संधि के जो ये भेद हैं, बताए गए 5 भेद, इन 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। एक बार फिर से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज्ञान विहार क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक इसको पहुंचाएं ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। मित्रों, एक चीज़ आपको और मैं ये बता दूं कि मेरे विषय में हिंदी से जुड़ी हुई आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, यहाँ तक कि अध्यापन से जुड़ी हुई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं अपने अगले वीडियो में सबसे पहले आपकी उन समस्याओं का समाधान दूंगा, उसके बाद में मैं आगे की ओर चलूँगा। तो चलते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। कोरोना के इस लॉकडाउन के दौर में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कीजिएगा, व्यक्तिगत दूरी बनाए रखिएगा, लेकिन अपने मन में किसी प्रकार की दूरी किसी के प्रति मत आने दीजिएगा। सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें।